हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सर्किट एनालिसिस। सर्किट एनालिसिस का जो फर्स्ट पार्ट है वो हम इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, द सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करके चलेंगे, सर्किट कंटेनिंग द कैपेसिटर ओनली। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें तो मैंने क्या ड्रॉ किया था कि सिर्फ एक रेजिस्टेंस है, उसको मैंने एसी सोर्स से कनेक्ट किया हुआ था। ठीक है, इसमें हम क्या करके चलेंगे, रेजिस्टेंस को किससे रिप्लेस कर देंगे, कैपेसिटर से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, और इसको किससे कनेक्ट किया हुआ है, एसी सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है। एसी सोर्स से किस लिए कनेक्ट किया हुआ है, क्योंकि जो एसी सोर्स होता है वो हमेशा जो ईएमएफ होती है, वो जो करंट होता है उसका कैसा वेरिएशन प्रोवाइड करता है, साइनसॉइडल वेरिएशन। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसमें एसी सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है। अच्छा, अगर मैं इसको डीसी सोर्स से कनेक्ट करती तो क्या करते इसमें, या तो फिर आप एक सेल लगाते, ठीक है, या फिर आप इसमें क्या लगाते, एक बैटरी लगाते। ठीक है, तो अगर मैं इसको डीसी सोर्स से कनेक्ट करती तो डीसी से तो क्या होती, कांस्टेंट करंट की सप्लाई आती है ना, कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई होता है। लेकिन इसमें क्या होगा, एसी सोर्स में वेरी करेगी आपकी करंट की वैल्यू भी, और आपकी जो ईएमएफ की वैल्यू भी वो कैसे वेरी करेगी, साइनसॉइडली वेरी करेगी। ठीक है, तो हमें इसमें क्या देखना है, हमें इसमें जो आपकी अल्टरनेटिंग ईएमएफ है और जो आपका अल्टरनेटिंग करंट है उनका वेरिएशन बताना है कि दोनों का वेरिएशन कैसे होगा, कैसे उनका फेज डिफरेंस होगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो आपका जो करंट है उसकी इक्वेशन चाहिए, और सेकंड वन आपको ईएमएफ की इक्वेशन चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इक्वेशंस तो आपको चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसमें करंट की और ईएमएफ की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो आपको पता है कि जो करंट होता है और चार्ज होता है दोनों में क्या रिलेशन होता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी के इक्वल होता है ना, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यही होता है। अगर मैं इसमें स्मॉल टाइम पीरियड के लिए लेके चल रही हूँ, स्मॉल चार्ज अगर इसमें फ्लो करवा रही हूँ स्मॉल टाइम के लिए, तो डी क्यू बाई डी टी लिख दे। फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपकी यहाँ से, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, ये इक्वेशन मैंने कहाँ से लिखी है, आप लोगों ने जो फर्स्ट यूनिट है उसके थर्ड चैप्टर में पढ़ा होगा, जो आपका Q इज इक्वल टू सी वी के इक्वल होता है। चार्ज और पोटेंशियल और जो आपकी कैपेसिटर होती है तीनों के बीच में रिलेशन होता है Q इज इक्वल टू सी वी। यहाँ पर हम वोल्टेज की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम ईएमएफ की बात कर रहे हैं। तो क्या मैं वोल्टेज को ईएमएफ से रिप्लेस कर सकती हूँ, ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर Q इज इक्वल टू सी ई के इक्वल, आपकी ये इक्वेशन भी आ गई। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ पर Q की जगह आप सी ई पुट कर दो। ठीक है, मतलब कि इस इक्वेशन को उठाकर आपने इसमें पुट कर दिया तो क्या आपकी इक्वेशन आ जाएगी, ये वाली। क्लियर हो गया ना यहाँ से, तो आपकी आई की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, डी बाई डी टी ऑफ द सी ई के इक्वल आ गई। ओके, और अगर यहाँ पर आपने जो सोर्स कनेक्ट किया हुआ है वो अगर आपका एसी सोर्स है, और एसी सोर्स हमेशा कैसा देगा, साइनसॉइडल वेरिएशन देगा। और साइनसॉइडल वेरिएशन के लिए जो इक्वेशन होती है वो कैसी होगी, ईएमएफ की ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। इस इक्वेशन को तो हमें बताने की जरूरत ही नहीं है, अगर इसमें हम एसी सोर्स को कनेक्ट कर रहे हैं तो हमेशा ईएमएफ की जो इक्वेशन आएगी वो यही आएगी, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अच्छा, आप इसको कोस ऑफ ओमेगा टी की फॉर्म में भी लिख सकते हो, साइन या फिर कोस, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। यहाँ पर मैं साइन वाली इक्वेशन का यूज कर रही हूँ, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, आप इसको पहली इक्वेशन मान लेना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो आपने सबसे ये जो सेकंड जो लास्ट वाली इक्वेशन बनाई थी इसमें आप ई की जगह ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी पुट कर दो यहाँ पर। ठीक है, देखो ये सारी टर्म एज इट इज, सी एज इट इज, सिर्फ ई की जगह आपने क्या पुट किया, ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी पुट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन करना, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो जो कांस्टेंट क्वांटिटीज है वो तो क्या आ जाएंगी, डिफ्रेंशिएशन से बाहर आ जाएंगी। तो आपकी सी और ई नॉट तो क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, साइन ऑफ ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, कॉस ऑफ ओमेगा टी, और टी के साथ जो मल्टीप्लाई है कांस्टेंट उसको क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, ओमेगा से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अगर इंटीग्रेशन करते तो क्या हो जाता, इंटीग्रेशन अगर इसका करते साइन ऑफ ओमेगा टी का तो कितना हो जाता, माइनस कोस ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा करते, ओमेगा से डिवाइड करते ना। लेकिन यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो डिफ्रेंशिएशन में क्या करना है हमें, साइन ऑफ ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कोस ऑफ ओमेगा टी, और साथ में ओमेगा से मल्टीप्लाई। बाकी देखो ये सी ई नोट टर्म्स आपकी एज इट इज है। ठीक है, इस ओमेगा को मैं आगे लिख लूँ, एक ही बात है, कहीं पे भी लिखो, सी ओमेगा ई नोट कोस ऑफ ओमेगा टी एज इट इज। ठीक है, सेम स्टेप आपका। तो आपकी करंट की वैल्यू कितनी आ गई, ये वाली आ गई। अब आपको इसमें क्या करना है, जो आपका ओमेगा सी है, क्या मैं इसको डिनोमिनेटर में 1 अपॉन ओमेगा सी लिख सकती हूँ,
इस टर्म को उठाकर ई नोट देखो एज इट इज है, कोस ऑफ ओमेगा टी भी आपका एज इट इज है। ओमेगा सी की जगह मैंने क्या लिखा है, ओमेगा सी को नीचे ले आई, 1/ओमेगा सी लिख सकते हैं ना। अरे इसको वापस लेके जाएंगे तो ओमेगा सी के इक्वल ही हो जाएगा। क्या आपको ये स्टेप क्लियर हो गया? इस स्टेप से ये स्टेप कैसे लिखा, सिर्फ आपका जो ओमेगा सी था उसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले आए और 1/ओमेगा सी के इक्वल लिख दिया। ओके, लिख सकते हैं। तो मैथमेटिक्स में सिंपल कैलकुलेशंस होती हैं। अब यहाँ से ध्यान से देखना एक स्टेप, जो आपका 1/ओमेगा सी है उसको मैं एक्स सी के इक्वल लिख रही हूँ। ठीक है, 1/ओमेगा सी को मैंने क्या लिखा है, एक्स सी के इक्वल। बाकी दोनों टर्म ई नोट कोस ऑफ ओमेगा टी आपका एज इट इज। एक्स सी यहाँ पर क्या होगा, जैसे आपका रेजिस्टेंस होता है ना, उसके लिए रेजिस्टेंस होता है आर, इसीलिए इसी तरह से आपका क्या होगा, जो कैपेसिटर होता है उसके लिए भी एक रेजिस्टेंस होता है जिसको हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो एक्सी को हम क्या बोल रहे हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। मतलब कि ये जो कैपेसिटर होता है ना, कैपेसिटर की फॉर्म में एक तरह से रेजिस्टेंस ही होता है। ओके, तो एक्सी, ये 1/ओमेगा सी को मैंने किसके इक्वल लिख दिया, एक्सी के इक्वल। और ओम्स लॉ आपका क्या कहता है, अगर V इज इक्वल टू आई आर है तो I की वैल्यू किसके इक्वल होती है, V/R के इक्वल। अगर यहाँ पर हम EMF की बात कर रहे हैं तो क्या वोल्टेज को EMF से रिप्लेस कर सकते हैं, कर दो भी वोल्टेज को EMF से रिप्लेस। ठीक है, नीचे क्या है आपका रेजिस्टेंस, ये क्या है आपका एक्सी, ये भी कैपेसिटर की फॉर्म में रेजिस्टेंस है ना एक तरह से, तो कैपेसिटर की फॉर्म में लिख रहे हैं तो क्या इसको एक्सी के इक्वल लिख सकते हैं। यहाँ पर E है, ई नोट लिख दें तो यहाँ पर करंट की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम। तो क्या आपका ई नोट बाई एक्सी की जगह मैं आई नोट रिप्लेस कर सकती हूँ, ऑब्वियसली कर सकते हैं इस इक्वेशन से। कर दिया, आई नोट की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ई नोट बाय एक्सी के इक्वल। बाकी आपकी टर्म एज इट इज, आई इज इक्वल टू आई नोट कोस ऑफ ओमेगा टी। आ गई आपकी ईएमएफ की जो इक्वेशन है वो तो हमने पहले फाइंड आउट कर ली थी। अब आपकी करंट की इक्वेशन भी आ गई। करंट की इक्वेशन आपकी क्या आई, आई इज इक्वल टू आई नोट कोस ऑफ ओमेगा टी। अब क्या आप इन दोनों इक्वेशंस को, इन दोनों के फेस को कंपेयर कर सकते हो। इसका फेस भी ओमेगा टी है, इसका फेस भी कितना आपका ओमेगा टी है। ठीक है, दोनों का फेस तो हमने बता दिया कि ओमेगा टी आपकी पहली वाली इक्वेशन के लिए भी और जो आपकी सेकंड वाली इक्वेशन है उसके लिए भी आपके फेस की वैल्यू कितनी है, ओमेगा टी के इक्वल है। क्या आप इन दोनों के बीच में फेस डिफरेंस निकाल सकते हो। फेस डिफरेंस के लिए मैंने कंडीशन बताई थी, जब भी आप दो इक्वेशंस का फेस डिफरेंस निकालोगे तो दोनों इक्वेशन या तो साइन की फॉर्म में होनी चाहिए या फिर आपकी जो दोनों इक्वेशंस है वो किसकी फॉर्म में होनी चाहिए, कोस की फॉर्म में होनी चाहिए। तो ये आपकी कोस की फॉर्म में और ये किसकी फॉर्म में, साइन की फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, इस कोस वाली को साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे ना। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि आप कैसे कोस को साइन में चेंज करोगे, साइन को कोस में चेंज करोगे। अगर आप कोस को आपको साइन में चेंज करना है तो आप 90 डिग्री ऐड कर दोगे ना एंगल में, π/2 का एडिशन कर दोगे। तो ये देखो, इसको क्या हम लिख सकते हैं, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2, क्योंकि जब भी आप π/2 का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करते हो तो आपकी जो कोस हो जाएगा वो किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, और जो साइन होगा वो किस में चेंज हो जाता है, कोस में। तो यहाँ से इसको अगर हम वापस खोल लेंगे इस टर्म को, तो साइन ओमेगा टी प्लस π/2, तो साइन के π/2 के रिस्पेक्ट में साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। वापस आपकी ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस में π/2। इसको आप सेकंड इक्वेशन ले लेना। अब आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को एक बार कंपेयर करो। इसका फेस कितना है आपका, ओमेगा टी, इसका फेस कितना है, ओमेगा टी प्लस में π/2। अब इन दोनों का हम फेस डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये वाली जो इक्वेशन है वो भी किसकी फॉर्म में, आपकी साइन की फॉर्म में, और ये जो इक्वेशन है वो भी किसकी फॉर्म में, साइन की फॉर्म में। दोनों के फेस को एक बार सब्ट्रैक्ट करना तो आपका फेस डिफरेंस कितना आ जाएगा, π/2। ठीक है, π/2 का ही फेस डिफरेंस आया ना। अच्छा, इससे लास्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर करंट की वैल्यू, अगर जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, सपोज करो कि π/2 आपके करंट की वैल्यू अगर ज़्यादा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लीड वर्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर आपकी करंट की वैल्यू EMF से π/2 कम है तो उसके लिए हम किस वर्ड का यूज़ करेंगे, लैग का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखना एक बार, π/2 ज़्यादा है ना करंट वाली वैल्यू में, ओमेगा टी प्लस π/2 मतलब कि फेस की वैल्यू π/2 ज़्यादा है, तो इसमें क्या करेंगे, करंट लीड्स द वोल्टेज बाय π/2। जो करंट होगा वो वोल्टेज को कितने एंगल से लीड करेगा, कितने एंगल से ज़्यादा, आपका π/2 एंगल से। ठीक है, तो करंट लीड्स द वोल्टेज बाय π/2। अब देखो इनकी वेव फॉर्म हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो वेव फॉर्म के लिए सारा फंडा किया था हमने।
ठीक है, कि आपकी आई की और जो आपकी ई की जो ये इक्वेशंस निकालनी है वो सिर्फ वेव फॉर्म बनाने के लिए निकाली है। तो इसमें अगर मेरे पास इसमें ई की मैं वेव फॉर्म बनाती हूँ, अच्छा इसको टाइम या फिर ई लिखेंगे या फिर और दोनों को मैं सॉरी या तो ई लिखेंगे या फिर आपका आई, दोनों को मैं एक में ड्रॉ कर रही हूँ, आपकी ई का ग्राफ भी और आई का ग्राफ भी। तो ई की इक्वेशन क्या आपकी ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, साइन की फॉर्म में है, 0 से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। साइनसॉइडल वेरिएशन, साइन का वेरिएशन ऐसे होता है ना, साइन का ग्राफ ऐसे होता है। सेकंड वाली जो आपकी इक्वेशन है साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, इससे कितना है भाई पाई बाई 2 ज़्यादा है। या फिर आप इसको देख लो ना, कोस ऑफ ओमेगा टी, कोस की इक्वेशन हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, +1 से स्टार्ट होती है इसकी वेव, तो अपर से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और दोनों में डिफरेंस कितना होना चाहिए, पाई बाई 2, पाई बाई 2 का दोनों में क्या है भाई डिफरेंस है, ये देखो, ठीक है। अगर ये कंप्लीट आपका यहाँ तक का 0 से पाई है तो हाफ कितना हो जाएगा पाई बाई 2, दोनों में फेस कितना है भाई, अगर ये पाई है तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर पाई बाई 2, ठीक है। तो पाई बाई 2 का डिफरेंस हो गया ना दोनों में, ओके। तो ये आ गई आपकी करंट की इक्वेशन और ये आ गई आपकी वोल्टेज की इक्वेशन। समझ में आया कैसे इन दोनों के बीच में हमने ग्राफ ड्रॉ किया है। सिर्फ आपकी करंट होगा वो पाई बाई 2 एंगल से ज़्यादा होगा, तो इसलिए जो करंट वाली जो लाइन है जिसको मैंने डॉटेड से दिखाया वेव फॉर्म, वो कितनी है भाई, इससे पाई बाई 2 एंगल ज़्यादा है। समझ रहे हो ना कैसे मैंने इसको ड्रॉ किया, ये तो हो गई इसकी वेव फॉर्म। अब इन दोनों के लिए हम फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो जो आपकी करंट की जो वैल्यू है, करंट की जो इक्वेशन है वो पाई बाई 2 ज़्यादा है, मतलब कि वोल्टेज की पाई बाई 2 कम है, तो इसका मतलब जो ईएमएफ वाली जो लाइन होगी फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे वो हमेशा करंट से कैसे आएगी, नीचे की साइड आएगी करंट से, ठीक है। अगर सपोज करो कि मैंने पहले करंट वाली ड्रॉ कर दी, ये वाली मैंने करंट की ड्रॉ कर दी, ठीक है, तो ईएमएफ वाली इसके ऊपर ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि ईएमएफ की तो कम है ना, पाई बाई 2 कम है ना फेस, तो इसको क्या करेंगे, इससे हमेशा नीचे की साइड ड्रॉ करेंगे और ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, मतलब कि पाई बाई 2 एंगल। तो ये हो गया आपका फेस। आप इसको इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो, सपोज करो कि आपने करंट वाली लाइन को यहाँ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब वोल्टेज वाली कैसे ड्रॉ करोगे आप, वोल्टेज वाली इसमें अब वो तो ड्रॉ करोगे नहीं क्योंकि वोल्टेज ईएमएफ तो क्या है इसकी कम है ना, तो इससे नीचे ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के लोग, ये आ गई आपकी ईएमएफ की, दोनों में फेस डिफरेंस कितना आपका पाई बाई 2 का। समझ में है कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ईएमएफ की वैल्यू क्या है आपकी पाई बाई 2 कम है, तो ईएमएफ वाली लाइन को हमेशा करंट से नीचे ड्रॉ करके चलेंगे। देखो करंट से नीचे ड्रॉ किया है ना हमने, समझ में है ना, ऐसे फेजर डायग्राम आपको बनाने हैं। क्लियर हो गया। तो आपको क्या करना है, इसमें कैपेसिटर वाले में एक सर्किट लेनी है, उसमें सिर्फ आपको कैपेसिटर को कनेक्ट किया हुआ है, और उस कैपेसिटर को मैंने किससे कनेक्ट किया हुआ है, एसी सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। एसी सोर्स से अगर कनेक्ट किया है तो साइनसॉइडल वेरिएशन होगा। साइनसॉइडल वेरिएशन मतलब कि जो आपकी ई की इक्वेशन आएगी वो किस फॉर्म में आएगी, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, फर्स्ट इक्वेशन ले ली। आई इज इक्वल टू डी के बाई डी टी इक्वेशन का यूज करके हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, आई वाली इक्वेशन निकाल ली, ठीक है। और जो आपका एक स्टेप इसमें याद रखना कि जो ओमेगा सी है अगर ये न्यूमरेटर में है तो इसको डिनोमिनेटर में हम कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन ओमेगा सी के इक्वल, और जो 1 अपॉन ओमेगा सी होगा हम उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, एक्स सी से रिप्लेस कर देंगे, और जो आपका एक्स सी होगा वो क्या होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। ओम्स लॉ का यूज़ किया, ई नोट बाई एक्स सी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, आई नोट। कोस ऑफ ओमेगा टी की फॉर्म में आ रही है, ये साइन की फॉर्म में आ रही है, इसको भी साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। कैसे करोगे, इसमें पाई बाई 2 का एडिशन कर देंगे, ठीक है। आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके देखना दोनों के बीच में फेस डिफरेंस कितना आ रहा है, पाई बाई 2। करंट की वैल्यू लीड कर रही है वोल्टेज से, कितने एंगल से, पाई बाई 2 एंगल से। दोनों के बीच में वेव फॉर्म ड्रॉ किया। अगर ईएमएफ की आपकी ऐसे वेव फॉर्म आती है तो करंट की कैसे आएगी, इससे पाई बाई 2 एंगल ज़्यादा आएगी, ठीक है। इस तरह से इसकी वेव फॉर्म होगी। फेस डिफरेंस इसका जो फेसर डायग्राम है वो कैसे ड्रॉ करेंगे, ईएमएफ की वैल्यू क्या है, कम है करंट से, तो ईएमएफ वाली लाइन आपकी नीचे आएगी और करंट वाली लाइन आपकी ऊपर आएगी। समझ में आया, ठीक है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, अच्छे से कर लेना। थैंक यू।